हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय चैनल नेरी स्टडी। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करते रहें। आज मेरे चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर पूरे हुए हैं और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आप सभी निरंतर मेरा सहयोग कर रहे हैं। वो कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और तूफानों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती। तो हम तो वो हैं जो लहरों को चीरकर अपनी कश्ती को लक्ष्य तक पहुंचा देंगे। हम वही हैं जो लहरों को चीरकर अपनी कश्ती को लक्ष्य तक पहुंचा देंगे। बस लक्ष्य के लिए हमें वहां तक पहुंचने के लिए बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो जो लोग डरते हैं इतिहास से, अब हमें डराना है इतिहास को अपने ज्ञान से। तैयार रहिए और पढ़ते रहिए। जो चीज़ें मैं पढ़ाती हूँ उन तथ्यों को भली भांति याद करते रहिए, रिवाइज करते रहिए। और एक दिन ऐसा आएगा कि इतिहास आपके लिए बहुत ही नगण्य वस्तु रह जाएगी, नगण्य तथ्य रह जाएंगे, जिन्हें आप जब भी पढ़ने बैठेंगे आपको लगेगा ये सारी चीज़ें तो मुझे याद हैं। कौन से राजा कब हुए, उनकी क्या साम्राज्यवादी नीतियाँ हैं, अरे ये तो सब मुझे रटा हुआ है। तो ये परिस्थिति आपको ला देनी है, इतनी मेहनत करिए। बात करते हैं कि कल हमने किस विषय पर बात की थी। तो कल जिस विषय पर हमने चर्चा की थी वो था विदेशी आक्रमणों का युग, और उसमें हमने पढ़ा था भारत और भारतीय यूनानियों को कि कौन कौन से ऐसे राजा थे जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया, भारत में प्रवेश करने का प्रारंभ किया या प्रवेश करने का साहस किया। उन्होंने भारत को विजित तो किया, परंतु स्थिति अंत में आकर ऐसी हुई कि वो भी भारतीय सत्ता को मान गए और उन्होंने भारत में चल रहे जो धर्म थे उन्हें अपनाया। वो भी भारतीय संस्कृति से प्रभावित होकर गए। ऐसी है हमारी भारतीय संस्कृति जिस पर हमें गर्व करना चाहिए। तो बात करते हैं विभाजन। जो भारत में यवन प्रवेश किए उनका विभाजन हो गया, उनके क्षेत्रों का विभाजन हो गया, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। और मेनांडर पर भी चर्चा करेंगे जो कि यूथिडेमस कुल का एक महान राजा हुआ। तो बात करते हैं यूथिडेमस कुल की। तो ये जो विभाजन हुआ वो यूथिडेमस कुल और यूक्रेटाइड्स कुल दो भागों में विभाजन हुआ। यूथिडेमस कुल का अगर साम्राज्य की बात करें तो ये पूर्वी पंजाब, सिंध और उसके आसपास का क्षेत्र था। इनके उत्तराधिकारियों की बात करें तो अगाथोक्लीज, पंटालियन, एंटीमेकस, अपोलोडोटस और मिनेंडर, ये सारे राजा यूथिडेमस कुल के उत्तराधिकारी बताए गए हैं। जो विभाजन के बाद जिन्होंने शासन किया उन्हीं में से एक था महान मिनेंडर। अब हम महान मिनेंडर के बारे में चर्चा करेंगे, जिनके बारे में जानने की उत्सुकता कई लोगों को रहती है। तो कौन थे ये मिनेंडर, इन पर आज हम बात करेंगे। ये इंडो ग्रीक इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण राजा था। कहते हैं ये बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली राजा हुआ करता था। इस स्ट्रैबो कहता है कि सिकंदर से भी अधिक जातियां जीती मिनेंडर ने। सिकंदर कहते हैं कि सिकंदर भारत विजय इसने की, सिकंदर ने भारत विजय की, परंतु मिनेंडर ने सिकंदर से भी अधिक जातियों को विजित किया, ऐसा स्ट्रैबो कहता है। इसके समय काल की बात करें तो 165 ईसा पूर्व से 145 ईसा पूर्व तक इसका समय काल माना जाता है। टार्न जो एक लेखक है, कई बार कल भी मैंने टार्न के कई जो शब्द थे उन पर चर्चा की थी। तो टार्न ने इसके बारे में कहा है कि जो इसका मृत्यु था वो या तो 150 ईसा पूर्व में हुई या 145 ईसा पूर्व में हुई होगी, ऐसा टार्न कहता है। तो कहते हैं कि इसने 20 वर्षों तक भारत पर शासन किया। 20 वर्षों तक भारत पर कहें या जो साम्राज्य इसका था जिस पर इसने शासन किया वो 20 वर्षों का कुल इसका शासनकाल माना जाता है। इसकी राजधानी क्या थी? तो शाकल या सियालकोट वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है, ये इसकी राजधानी बताई जाती है। यूनानी लेखकों के अनुसार इसका क्षेत्र अफगानिस्तान से पूर्व में उत्तर प्रदेश तक और पश्चिम में गुजरात तक विस्तृत था। इतने साम्राज्य पर भारत में इसने कब्जा कर लिया था। जबकि अगर सिकंदर की बात करें तो वो तो सीमावर्ती क्षेत्रों के बाद वापस लौट गया था, वो तो भारत में प्रवेश कर ही नहीं पाया व्यास नदी के बाद। तो ये तो सिकंदर से ज़्यादा महान होना ही चाहिए कि ये उत्तर प्रदेश तक के क्षेत्रों में प्रवेश कर गया और वहाँ अपना साम्राज्य स्थापित करा।
इसके सिक्के काबुल से मथुरा व बुंदेलखंड तक पाए गए हैं। बुंदेलखंड जो कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, यहाँ तक इसके सिक्के पाए गए। मथुरा में इसके सिक्के और काबुल से इसके, जो कि अफगानिस्तान का क्षेत्र है, वहाँ से इसके सिक्के पाए गए। आगे बात करते हैं तो पता चलता है कि मिनांडर या मिनेंद्र इसे भारतीय लिपि के अनुसार मिनेंद्र कहा गया है और मिनांडर इसका ग्रीक भाषा का नाम है। इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया और बौद्ध भिक्षु नागसेन ने इसे शिक्षा दी। और ये नागसेन बौद्ध धर्म की थेरावाद जो विचारधारा थी उससे प्रेरित था नागसेन। ये भी चीज़ें याद रखने वाली हैं कि नागसेन किस विचारधारा से प्रेरित था, तो बौद्ध धर्म की थेरावादी जो विचारधारा थी उससे प्रेरित था। तो मिनांडर ने बौद्ध धर्म अपनाया था। इसके सिक्कों पर बौद्ध धर्म के धर्म चक्र, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि इसके सिक्कों पर बौद्ध धर्म के धर्म चक्र की आकृति मिलती है। मिनांडर ने नागसेन से बौद्ध धर्म के बारे में कई प्रश्न पूछे जिनके उत्तर सहित एक पुस्तक नागसेन ने लिखी है और उसका नाम है मिलिंद पन्हो। बहुत ही बार ये प्रश्न डायरेक्ट एग्जाम्स में पूछा जाता है कि मिलिंद पन्हो का लेखक कौन है, तो उत्तर है नागसेन। नागसेन मिलिंद पन्हो का लेखक है और इस मिलिंद पन्हो का अर्थ है भारतीय भाषा के अनुसार मिलिंद के प्रश्न, जो कि किससे पूछे थे, नागसेन से। तो एक वाद विवाद है, प्रश्न उत्तर है इस पुस्तक के अनुसार, ऐसा बताया जाता है। बौद्ध साहित्य में मिनांडर का नाम मिलिंद वर्णित है। ये बौद्ध साहित्य, मैंने जब आपको बौद्ध धर्म पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि बौद्ध साहित्य पाली भाषा में लिखा गया है और बौद्ध साहित्य में मिनांडर का नाम मिलिंद वर्णित किया गया है। मिनांडर प्रजा में अत्यंत प्रचलित और लोकप्रिय राजा था। अब इस बात की पुष्टि कहाँ से होती है कि कहते हैं जब मिनांडर की मृत्यु हुई, तो मिनांडर की मृत्यु एक शिविर के दौरान हुई थी, तो प्रजा में इसकी इतनी प्रचलित था, ये प्रजा में इतना मोह था प्रजा को इससे कि जो इसकी भस्म थी, अब भस्म से तात्पर्य ये भी कह सकते हैं कि जो अवशेष बचे थे इसके अंतिम संस्कार के बाद, अंतिम संस्कार जिस भी विधि से किया गया हो, उसके बाद जो अवशेष बचे जनता में उसको लेने के लिए होड़ सी लग गई, झगड़ा होने लगा लोगों के बीच और लोग इसके जो अवशेष थे उन पर स्तूप बनवाना चाहते थे। इतना लोकप्रिय था ये जनता के बीच। इसके सिक्कों पर उत्तराधिकारी स्ट्रैटो प्रथम और स्ट्रैटो द्वितीय के नाम मिले हैं, परंतु उनसे संबंधित अन्य जानकारी या उससे साक्ष्य जो होते हैं वो वैसे कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। क्योंकि एक चीज़ ये भी बताई गई है कि ग्रीक भाषा के भारत में कोई भी अभिलेख नहीं मिले हैं, ना ही ग्रीकों से संबंधित कोई अभिलेख भारत में मिले हैं, तो इनसे संबंधित भारत में कोई भी जानकारी हमें प्राप्त नहीं होती है। आगे देखते हैं यूक्रेटाइड्स कुल। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर यूक्रेटाइड्स कुल के बारे में। इनका साम्राज्य कहाँ तक फैला हुआ था, तो बाख्तरी, काबुल की घाटी और गंधार पश्चिमी पंजाब, ये क्षेत्र था किसके साम्राज्य का, यूक्रेटाइड्स कुल के साम्राज्य का, क्योंकि दो भागों में विभाजन हुआ था, यूथिडेमस कुल और यूक्रेटाइड्स कुल। यूक्रेटाइड्स कुल में इनका क्षेत्र था बाख्तरी, काबुल की घाटी, गंधार और पश्चिमी पंजाब। यूक्रेटाइड्स जब भारत आक्रमण से घर लौटा तो उसके पुत्र हेलियोक्लीज ने इसकी हत्या कर दी। हेलियोक्लीज किसका पुत्र था, यूक्रेटाइड्स का पुत्र था और इसने अपने पिता की हत्या कर दी, परंतु टार ने इस बात को सत्य नहीं मानता है। कई लेखक, कई तथ्य और कई सारे संदेह, यही इतिहास है। तो हेलियोक्लीज ने इसकी हत्या कर दी। 155 ईसा पूर्व की ये घटना बताई जाती है। इनके बाद के शासकों का जिन्होंने इस क्षेत्र पर शासन किया उनका कोई वर्णन प्राप्त नहीं होता है। कौन से राजा हुए, उन्होंने शासन किया या किस प्रकार से शासन किया, इसका कोई भी वर्णन इतिहास में नहीं मिलता है। पर एक वर्णन ये मिलता है काफ़ी लंबे समय के बाद कि बेस नगर के स्तंभ लेख से एंटियालकीड्स का पता चलता है, जिसने अपने पुत्र को राजदूत बनाकर, पुत्र कौन था, हेलियोडोरस, इसको राजदूत बनाकर काशी पुत्र भागभद्र या भागवत की राज्यसभा में भेजा था। और ये भागभद्र कौन था, तो जब मैंने शुंग वंश का वर्णन किया था वहाँ मैंने आपको बताया था
कि भागभद्र या भागवत 9वां राजा शुंग वंश का था, जिसके शासनकाल में एंटियालकेट्स ने हेलियोडोरस को राजदूत बनाकर भेजा और एक गरुड़ स्तंभ भिजवाया, जिसे देखकर, क्योंकि जो शुंग वंश के समर्थक थे वो भागवत संप्रदाय को मानते थे और उसके उपासक थे, तो वो इस गरुड़ स्तंभ देखकर अत्यंत प्रसन्न हो गया और उसके बाद मैत्रीपूर्ण व्यवहार किया गया। और यही है वो बेसनगर का स्तंभ लेख, जिस पर वो गरुड़ जो इनका स्तंभ लेकर आया था वो अभी भी स्थित है, ऐसा कहा जाता है। तो बेसनगर के स्तंभ लेख से एंटियोलकीट्स का पता चलता है। ये एंटियालकीट्स तक्षशिला का राजा कहा जाता है। तक्षशिला वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है और यहाँ का राजा एंटियालकीट्स को बताया जाता है। इसका राजदूत अर्थात हेलियोडोरस स्वयं को विष्णु का उपासक कहता है और ऐसा कहा जाता है कि हेलियोडोरस ने बाद में भागवत धर्म को अपना लिया था, इसलिए ये स्वयं को भागवत भी कहता है। सीमा प्रांत काबुल घाटी का अंतिम राजा हर्मियस हुआ। इस वंश का, जो हम पढ़ रहे थे यूक्रेटाइड्स वंश का अंतिम राजा कौन हुआ? हर्मियस हुआ। अब हम देखते हैं कि जब भारत में यवनों का आक्रमण हुआ, उनका आगमन हुआ, इतने वर्षों तक उन्होंने भारत पर शासन किया, तो उन्होंने भारत पर एक अमिट छाप ज़रूर छोड़ी होगी। और वो छाप क्या थी, हम यहाँ इसका वर्णन करेंगे कि कौन से वो ऐसे प्रभाव थे जो कि भारत पर यवनों ने छोड़े थे। तो हम उन प्रभावों की चर्चा यहाँ पर करेंगे कि कौन से वो प्रभाव रहे होंगे। सबसे पहला प्रभाव था सिक्कों पर प्रभाव। जो भारतीय सिक्के थे उनका परिवर्तन, कैसे परिवर्तन कि भारत में चिन्ह मुद्रित सिक्के चलते थे, परंतु ग्रीक प्रभाव से उचित आकृति और मुद्रण का प्रचलन हुआ, कि एक उचित ढंग से आकृति बनाई गई और फिर उनका मुद्रण किया गया। ऐसा प्रचलन भारत में प्रारंभ हुआ, किससे? ग्रीकों से प्रभावित होकर। फिर आगे देखते हैं तो पता चलता है सिक्कों पर लेख खुदवाए गए और ये द्विभाषिक होते थे। क्यों? क्योंकि जो भारतीय जनता थी जिस पर ग्रीक शासन करते थे वो ग्रीक भाषा को नहीं समझती थी, इसीलिए द्विभाषिक सिक्के चलवाए गए। इन पर एक भारतीय लिपि लिखी होती थी एक तरफ और दूसरी तरफ खरोष्ठी लिपि, जो कि ग्रीक भाषा की लिपि थी, ये लिखी रहती थी। आगे पता चलता है तो नाटक में यवनिका अर्थात पर्दे का प्रयोग किया गया। यवनिका से तात्पर्य है, कभी आपने थिएटर में देखा होगा ना कि कोई नाटक प्रारंभ होता है या जब समाप्त होता है तो अचानक से पर्दे गिर जाते हैं, तो वो यवनिका हमने कहाँ से सीखा? वो यवनिका हमने ग्रीकों से सीखा और यवनिका पर्दे को ग्रीक भाषा में कहा जाता है। ज्योतिष के मूल निर्माता। ज्योतिष, जो आज हम ज्योतिष देखते हैं, जो हम देखते हैं भाग्य देखना, ये सारी चीज़ें, ये सब हमने ज्योतिष किससे सीखा? ज्योतिष विद्या हमने ग्रीकों से सीखी। गार्गी संहिता में वर्णित क्या है कि गार्गी संहिता में कहा गया है कि यद्यपि यवन बर्बर हैं तथापि ज्योतिष के मूल निर्माता होने के कारण वे देवताओं की भांति स्तुल्य हैं, अर्थात उनकी पूजा देवताओं की भांति की जानी चाहिए कि उन्होंने हमें ज्योतिष सिखाया। जबकि वो बर्बर होंगे परंतु उन्होंने हमें ज्योतिष सिखाया, इसीलिए वो हमारे लिए देवताओं की भांति स्तुल्य हैं, ऐसा कहा गया है गार्गी संहिता में। भारतीय ज्योतिष में अनेक ग्रीक प्रभावित शब्द हैं, जैसे रोमक, पॉलिस सिद्धांत, ऐसे शब्द भारतीय ज्योतिष में प्रयोग किए गए हैं। और ये शब्द कैसे हैं? ये ग्रीक भाषा से प्रभावित शब्द हैं। नक्षत्रों को देखकर भविष्य कथन की कला भी यवनों से सीखी गई। हम लोग देखते हैं ना कि ज्योतिष विद्या में ये भी बताया जाता है तुम्हारे नक्षत्र खराब चल रहे हैं, तुम्हारे ऊपर शनि की दशा चल रही है, ग्रहों का योग अच्छा नहीं चल रहा है। इस तरीके की जो बातें हैं, इस तरीके के जो तथ्य थे, वो सभी हमने यवनों से सीखे। आगे देखते हैं कि यवनों ने और क्या प्रभाव डाला। तो और प्रभाव डाला कि तपस्या योग सप्ताह के 7 दिन ये यवनों की ही देन है। यवनों की देन है तपस्या, योग, सप्ताह के 7 दिन, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये 7 दिन जो होते हैं वो यवनों की देन है। ग्रीक शैली भारत की अलंकार कला को वास्तु के क्षेत्र में दीर्घ काल तक प्रभावित करती रही।
जो वास्तुकला है जिसे हम देखते हैं, इसमें भी ग्रीक शैली ने बहुत ही ज़्यादा प्रभावित किया। आगे चलकर जब हम देखेंगे गांधार कला का जब विकास होगा, तब हम वहाँ देखेंगे कि उसमें भारतीयों पर किस तरह से ग्रीक शैली का प्रभाव पड़ा और एक अलग तरह की शैली उभर कर आई जो भारतीय और ग्रीक शैली का मिश्रण कहलाती है। तो इस तरीके का प्रभाव भी छोड़ा और ये लंबे समय तक चलता रहा। सभ्यताओं के संपर्क से व्यापार में लाभ हुआ। जब दो सभ्यताएं आपस में मिली तो व्यापार में भी लाभ प्रारंभ हुआ, और ये सब किसके द्वारा हुआ? ये सब ग्रीकों का प्रभाव था भारत के ऊपर। ग्रीकों पर भारतीय धर्म का भी प्रभाव पड़ा कि ग्रीकों ने भारतीय धर्म अपनाने शुरू कर दिए। जैसे मैंने बताया था ना, हेलियोडोरस ने भागवत धर्म को अपना लिया, मिनेंडर ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। इस तरह से ये लोग भारतीय शैली से प्रभावित होते थे, भारतीय सभ्यता से प्रभावित होते थे और फिर भारतीय धर्मों को अपनाते भी थे। तो ग्रीकों पर भी प्रभाव पड़ा, साथ साथ भारत पर भी प्रभाव पड़ा। उत्तर पश्चिम में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन यवनों द्वारा किया गया। मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस यही से बनते हैं कि हम ये समझ नहीं पाते कि सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के किसने चलाए, शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए, या सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए। ये चीज़ें हमें बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज करती हैं और हम क्वेश्चन लगभग इस तरह के गलत ही करते हैं। तो यहाँ शब्दों पर ज़रूर ध्यान देना है कि उत्तर पश्चिम में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के किसने चलाए? तो वो थे यवन। सबसे पहले सोने के सिक्के यवनों ने चलाए थे। इन्हें हम ग्रीक भी कहते हैं। इन्होंने सिक्के चलाए थे। अब हम देखते हैं कि इनका साम्राज्य विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। मैप देखना मैं बहुत ज़रूरी समझती हूँ और इसीलिए मैं भी बोलती हूँ, मैं मैप बना के लाती हूँ, ठीक है, जैसा भी बनता है, लेकिन आपके समझने के लिए ये बहुत ही अच्छा है और आप भी प्रैक्टिस करते रहिए ताकि कभी कोई स्थान आपसे गलत ना हो। और एग्ज़ाम्स में बहुत बार मैंने ऐसा प्रश्न देखा है कि एक छोटे से क्षेत्र का मैप दे देते हैं और उनमें कुछ, जैसे मैंने पॉइंट्स कर रखे ना, इन क्षेत्रों को क्रमबद्ध तरीके से लगाने का कि उत्तर से दक्षिण के क्रम में लगाइए, इस तरह से पूछा जाता है। या पॉइंट्स पर पूछा जाएगा कि इस पॉइंट पर कौन सा क्षेत्र बसा हुआ था। तो इस तरह के प्रश्न लगातार एग्जाम्स में पूछे जाते रहते हैं, तो आप इन्हें भी ध्यान से देखें। बात करते हैं कि इनका क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक फैला था। तो इधर अलेक्जेंड्रिया, ये अफगानिस्तान का क्षेत्र है, अलेक्जेंड्रिया हो गया। ये जो क्षेत्र देख रहे हैं जो रेखांकित है, मैं देखती हूँ, आपको दूसरा कलर लेके दिखाती हूँ। ये क्षेत्र, ये जो ब्लू लाइन से देख रहे हैं, ये अलग सा क्षेत्र, ये सब इनके क्षेत्र में आता था। ये सारा ग्रीकों का क्षेत्र था। इसमें अलेक्जेंड्रिया आता था, तक्षशिला आता था जो कि पाकिस्तान में स्थित है, शाकल या सियालकोट इनकी राजधानी ही थी, और ये भी कहाँ है? ये भी पाकिस्तान में है। इधर आप देखेंगे तो ये मथुरा उत्तर प्रदेश का क्षेत्र, ये उज्जैन, यहाँ ये क्षेत्र, ये सभी इन्हीं के कब्जे में आता था। ये इन्हीं का साम्राज्य विस्तार था। ये इधर सिंध का भी प्रांत इन्हीं के अधिकार क्षेत्र में आता था, जिस पर इन्होंने आधिपत्य कर रखा था। इंडो ग्रीक किंगडम, ये है इंडो ग्रीक किंगडम, जिसे हमें ध्यानपूर्वक देखना है कि कौन सा क्षेत्र इनके आधिपत्य में था। इधर पूर्व की ओर बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, और इस तरफ कौन सा सागर था? इस तरफ था अरब सागर, इस तरफ अरब सागर था। तो ये था यवनों का साम्राज्य। हमने आज यवनों के बारे में पढ़ा है, और कल हम जिस पर चर्चा करेंगे वो है शक, क्योंकि ये मौर्योत्तर काल चलेगा और मौर्योत्तर काल में शकों का वर्चस्व रहा है, इसीलिए शक पढ़ेंगे, पल्लव पढ़ेंगे और फिर हम कुषाण पढ़ेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे कि क्या प्रशासनिक स्थिति इनकी रही, क्या सामाजिक स्थिति थी और किस तरह की इनकी आर्थिक और धार्मिक नीतियाँ थीं। इन पर हम चर्चा करेंगे और उसके बाद हम प्रवेश करेंगे गुप्तकालीन साम्राज्य में। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करते रहें। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने फ्रेंड्स को सब्सक्राइब कराने के लिए बोलते रहें। थैंक यू सो मच।